किसी भी महिला के लिए अबॉर्शन होना या मिसकैरेज होना बहुत ही डिसहार्टनिंग इवेंट हो सकता है। और यही अबॉर्शन अगर मल्टीपल टाइम्स, 2 बार 3 बार, बार बार गर्भपात होता है तो ऐसे में तो उम्मीद की किरण ही नहीं मिलती है। बहुत लेडीज को मैं डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ, वो बहुत निराश हो जाती है कि डॉक्टर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कोई वजह तो पता चले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सी चीज बताने वाली हूँ कि बार बार गर्भपात होने का क्या वजह हो सकती है। आप उसको वजह को पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करा सकते हैं और अगली प्रेगनेंसी में आपके साथ ऐसा नहीं हो उसके लिए आप क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्या पता ये वीडियो आपके लिए वो उम्मीद की किरण हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो इस तरह से बार बार गर्भपात फेस कर चुके हैं तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करना, क्या पता उनकी मदद हो जाए। एज अ विमेन, एज अ डॉक्टर, मैं ये फीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब प्रेगनेंसी की वो न्यूज़ मिलती है, जिस दिन वो 2 लाइंस दिखाई देती हैं, उस दिन अलग ही वर्ल्ड में होते हैं हम। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं बहुत इम्पेशेंट थी व्हेन आई वाज टेस्टिंग फॉर यूपीटी। एवरीबडी इज कि फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या है। और जब वो 2 लाइन दिखती है तो मतलब ऑल टुगेदर हम कितने सालों के प्लान बना लेते हैं, बच्चा होगा तो ऐसे करेंगे, बड़ा होगा तो ऐसे करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारे सपने बुन लेते हैं हम। मैंने भी बुने थे। बट यस, अगर वो प्रेगनेंसी, वो होप, वो सपने पूरे नहीं हो, दूसरे तीसरे चौथे महीने पे जाके बच्चा अबॉर्ट हो जाए तो बहुत दुख लगता है। वो पेन तो शायद मैं आप मतलब बोल के तो बयान भी नहीं कर सकते। बट यस, आई हैव सीन पीपल अंडरगोइंग दिस पेन, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बार बार अबॉर्शन या गर्भपात होने का रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है लेडीज को अगर कभी अबॉर्शन होता है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो मुझसे पूछते हैं, मैडम ऐसा क्यों हुआ, धड़कन क्यों नहीं आई, मैडम बताओ तो सही ताकि आगे मेरे साथ ऐसा नहीं हो। मुझे पता है आप लोगों की इंटरनल फीलिंग यही होती है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, 30 से 40% केसेस अबॉर्शन या मिसकैरेज, बेबी की धड़कन नहीं आने के ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी वजह नहीं होती, नो आइडेंटिफाइबल कॉज इज देयर। सो 30 to 40% केसेस ऐसे होते हैं। इसलिए आप लोग स्ट्रेस नहीं लें, अगर जरूरी नहीं है, एक बार अबॉर्शन हो गया है तो दोबारा भी होगा। मल्टीपल अबॉर्शन में भी 30 to 40% केसेस अनआइडेंटिफाइबल या अनएक्सप्लेन कॉज के होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज होता है क्रोमोसोमल या जेनेटिक कॉजेस। ऐसे केसेस में जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है वो सही नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डीएनए में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है जो बहुत तरह की होती है। कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, कोई क्रोमोसोम प्रॉपर नहीं बना है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट जेनेटिक कॉजेज वही होते हैं कि बच्चे के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो बच्चा सही ही नहीं बना। और जब बच्चा सही नहीं बनता तो बॉडी नेचुरली उसे अबॉर्ट करने का कई बार प्रोसेस शुरू कर देती है। सेकेंड कॉज होता है हमारा हार्मोनल कॉजेज। हार्मोनल कॉजेज में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है हमारा थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों ही, अगर आपका थायराइड लेवल्स, हार्मोन लेवल्स कंट्रोल नहीं है तो ऐसे में आपके फर्टिलिटी है, पहली बात तो बच्चा कंसीव करने के चांसेस ही कम होते हैं। नहीं तो अगर आप अनकंट्रोल्ड थायराइड लेवल्स में कंसीव कर भी लेते हैं तो उसमें अबॉर्शन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायबिटीज यानी ब्लड शुगर। अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो ऐसे केसेस में भी आपको अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड कॉमन हार्मोनल कॉज हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है, अगर वो सही से नहीं बन रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं है तो भी अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अबॉर्शन इज इन्फेक्शन। अगर माँ के ब्लड में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है जो बच्चे को खून नहीं पहुंचने देता तो ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे कुछ कॉमन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन प्रोफाइल हम इसे कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये पूरे 5 तरह का वायरल प्रोफाइल है जो ब्लड में इन्फेक्शन करके रिकरेंट अबॉर्शन कॉज कर सकता है।
फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लड डिसऑर्डर्स या क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर्स। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनका खून गाढ़ा होता है या फिर खून में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज हम बोलते हैं, ऐसी कोई एंटीबॉडी, ये ऐसे तत्व होते हैं जो खुद ही आपकी बॉडी को खराब करने लग जाते हैं, खुद ही आपकी बॉडी अपनी बॉडी के सेल्स को खराब कर रही है। तो ऐसे केसेस में कई बार मरीज का खून गाढ़ा होता है, मरीज के खून का थक्का बहुत जल्दी जमता है, जिस वजह से माँ से बच्चे को खून नहीं पहुंच पाता एंड इट लीड्स टू अबॉर्शन। सिक्स्थ कॉज हो गए एनाटॉमिकल कॉजेस, यानी कि बच्चेदानी या फिर बच्चेदानी के मुंह की बनावट यानी एनाटॉमी में ही खराबी है। ऐसे केसेस में आता है कि कई बार दो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के बीच में दीवार होती है, सेप्टम होता है, तो ऐसे केसेस को हम सेप्टेड यूट्रस कहते हैं। कई बार दो मुंह होते हैं बच्चेदानी के, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो जाता है, तो ऐसे में अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल कॉज होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, यानी जो बच्चेदानी का मुंह, जो सर्विक्स होता है, वो छोटा है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करने लगती है वो बेबी का वजन होल्ड नहीं कर पाता और सर्विक्स ओपन हो जाता है और वो अबॉर्शन करता है। जनरली जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स का अबॉर्शन होता है वो 3 महीने क्रॉस होने के बाद होता है, यानी कि 4th-5th मंथ में अगर अबॉर्शन है तो हमें एनाटॉमिकल कॉजेस को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए। सातवां और बहुत जरूरी कॉज है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपकी जीवन शैली ऐसी है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप पहले से बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, किसी तरह का कोई ड्रग अब्यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब पदार्थ जो हैं बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो अलग अलग महिलाओं में इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है। और एक चीज, जरूरी चीज आप फिर से समझ लें कि बहुत सारी महिलाओं में कोई भी वजह नहीं मिलती है, पूरी टेस्टिंग कराने के बाद भी कोई वजह नहीं मिलती है। उन केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड या अनआइडेंटिफाइबल कैटेगरी में रखते हैं। अब इतने सारे कॉजेज में से आपको किस वजह से बार बार अबॉर्शन हो रहा है वो हम कैसे पता करें? उसके लिए हमें पूरी टेस्टिंग प्रोफाइल करानी होगी। हम हर एक कॉज के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है वो कराते हैं, जिसकी वजह से हमें रीजन पता चल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप जान लें, ये जो सारी प्रोफाइल है ये आपको कब करानी चाहिए? आपका एक अबॉर्शन हुआ तब आपको सीधे इस टेस्टिंग प्रोफाइल पे नहीं जाना है। अगर आपको रिकरेंट 2 अबॉर्शंस या उससे ज्यादा अबॉर्शंस हो चुके हैं तब आपको ये टेस्टिंग प्रोफाइल करानी चाहिए। अब मैं आपको नंबर वाइज जो भी हमने एक सारे कॉजेज देखे, इसके अकॉर्डिंग क्या हमें टेस्ट कराना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो मैं सब आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले हार्मोनल कॉजेज के लिए आपको थायराइड प्रोफाइल, HbA1c, ब्लड शुगर लेवल्स, सीरम प्रोलैक्टिन, ये टेस्ट कराने चाहिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें हार्मोनल मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है। नंबर 2, इन्फेक्शन के केस में हमें टॉर्च प्रोफाइल करानी होती है। जो मैंने 5 इन्फेक्शन बताए थे ना, उन 5 इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं टॉर्च पैनल के नाम से। अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एंटीवायरल या सपोर्टिव मेडिसिन पहले देते हैं। इवन रुबेला के केस में हमें, अगर रुबेला पॉजिटिव आता है और अगर आप पहले वैक्सीनेटेड नहीं है तो ऐसे केस में हम रुबेला वैक्सीन भी देते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको रुबेला वैक्सीन लगा है तो ये प्रेफर्ड होता है कि उसके अगले 3 महीने तक आप कंसीव नहीं करें। थर्ड है एनाटॉमिकल कॉजेज, यानी अगर बच्चेदानी की बनावट में कोई खराबी है तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराते हैं, जो कि इंटरनल DVS भी करा सकते हैं, अब्डोमिनल सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। ऐसे में अगर सर्वाइकल कॉज आते हैं, जैसे बच्चेदानी का मुंह अगर छोटा आता है, फनलिंग आती है, तो अगले प्रेगनेंसी में आपको सर्वाइकल स्टिचेस की जरूरत पड़ सकती है। अगर बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर में दीवार आती है, जैसे सेपरेट यूट्रस या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें वो सर्जरी से, हिस्ट्रोस्कोपी से वो दीवार रिमूव करवानी पड़ती है। फोर्थ कॉजेज अगर जेनेटिक कॉजेज है, यानी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, तो ऐसे के लिए जनरली जेनेटिक टेस्टिंग जो है आफ्टर 2 और 3 अबॉर्शन ही रिकमेंडेड होती है। इसके लिए हम जो अबॉर्टस प्रोडक्ट निकलता है उसकी हम अबॉर्टस कैरियोटाइपिंग करा सकते हैं, नहीं तो हम बोथ पेरेंट्स की पेरेंटल कैरियोटाइपिंग यानी DNA टेस्टिंग बेसिकली हम करा सकते हैं, देखने के लिए कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों पेरेंट्स में जो बच्चे को शिफ्ट हो रही है। नहीं तो जस्ट अबॉर्टस में ही कई बार ऐसी बनावटी खराबी होती है जिस वजह से अबॉर्शन ट्रिगर हो जाता है। जेनेटिक समस्या आती है तो ऐसे में पहले हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है, कि अगर वो हर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है या नहीं। इसके लिए एक डिटेल्ड जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी होती है, उसके बाद ही हम मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। Then we have blood या clotting factors disorders, जिसके लिए हम एप्ला एंड एना प्रोफाइल कराते हैं।
मैंने बताया था ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो ये दोनों टेस्ट जो है ब्लड आपका गाढ़ा है या नहीं उसको डिटेक्ट करता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऐसे केसेस में अगली प्रेगनेंसी में आपको ब्लड थिनर्स पे रखा जाता है, जो कि इकोस्प्रिन, LMWH, बहुत सारे नामों से आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल कॉजेज, अगर आपको किसी तरह का ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल, स्मोकिंग अगर आप कुछ लेते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको पहले हम वो छोड़ने के लिए कहते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका वेट ऑप्टिमाइज कराते हैं, डेली आपको एक्सरसाइज रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे लाइफस्टाइल कॉजेज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं वो हम करेक्ट कर सकें। तो अब आप समझ गए कि क्या अलग अलग कॉजेज होते हैं और उसके लिए हम क्या टेस्ट करा सकते हैं। ये सारे टेस्ट मैं पिन करके आपको नीचे पिंड कमेंट में भी दे दूंगी, ताकि यू हैव अ स्नैपशॉट ऑफ इट, और उसके अकॉर्डिंग आपको अगली प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हो तो आपको क्या करना है। इन जनरल मैं आपको बताऊं, अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने कॉज फाइंड आउट करिए टेस्ट प्रोफाइल करा के। जो भी टेस्ट में अगर कोई कॉज आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लीजिए। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3 to 6 months, अगली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 3 से 6 महीने का गैप रखिए। फॉलिक एसिड की टैबलेट मीनवाइल उस गैप पीरियड में आप जरूर लेते रहें। जब आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करें तो वो तभी करें अगर उसमें से कोई कॉज आया था वो ऑप्टिमाइज हो जाए, तब ही आप वो प्रेगनेंसी प्लान करें। एंड सबसे जरूरी चीज, जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हो और आपका ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आए तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। फिर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई भी फीमेल जो बार बार रिकरेंट अबॉर्शन से गो थ्रू कर रही है वो इस वीडियो को देखें। आप किसी को ऐसे को जानते हैं तो जरूर शेयर करें, मे बी ये उनकी उम्मीद की किरण हो और उन्हें भी माँ बनने का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।